अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 CGS का क्वेश्चन नंबर 5-5 जो है वो अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 185 और 186 पे है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें उसने हमसे तीनों स्टेटमेंट्स मांगी हैं। लाइक वो हमसे कह रहा है CGS भी बनाए, इनकम स्टेटमेंट भी बनाए और बैलेंस शीट भी बनाए, राइट। तो अब इस हवाले से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा। कह रहा है ये कोई अल फतेह कंपनी लिमिटेड के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है। 30 जून 2020 पे ये उसका ट्रायल बैलेंस उसने दिया है, राइट। ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड दे दी उसने, ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड दे दी। तो अब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड और फर्दर इन्फॉर्मेशन में अब आप आएँ तो कह रहा है फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आर आल्सो अवेलेबल। इन्वेंट्रीज ऑन 30 जून 2020, इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं। तो ये हो गई हमारे पास, जो कि एडजस्टमेंट है, ये फर्दर इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट को कहा जाता है। तो एडजस्टमेंट में जो स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की ये जो इन्वेंट्रीज दी हुई हैं अदर इन्फॉर्मेशन में, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं। ओपनिंग इन्वेंट्रीज ट्रायल बैलेंस में पड़ी हुई होंगी, राइट। अब उसके बाद वो कह रहा है देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1480 रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 17,480 एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ₹16,000। कह रहा है जी कि आपका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवर अप्लाइड ओवरहेड, ठीक। अब वो डेबिट कहे या क्रेडिट कहे, हमें इसको नहीं देखना है। अभी हमें पता चल जाएगा कि हमारे FOH अंडर अप्लाइड हैं या ओवर अप्लाइड हैं, ठीक। क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एक्सरसाइज नंबर 4-4 अटैम्प्ट की थी, वहाँ पे हमारी ब्रीफ डिस्कशन हुई कि जो FOH हैं वो क्वेश्चन में जब दो तरह के होंगे, अप्लाइड और एक्चुअल, तो पहले हमें अप्लाइड वाले लेने हैं, फिर उसके बाद एंड पे जाके एक्चुअल के साथ उसको कंपेयर करेंगे। अंडर अप्लाइड FOH होंगे तो ऐड कर लेंगे, ओवर अप्लाइड होंगे तो लेस कर लेंगे, ठीक। तो अब कैसे पता चलेगा हमें कि अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ₹17,480, ये आपके एक्चुअल FOH हैं 17,480, एंड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ₹16,000। और कह रहा है FOH कितने हुए हैं, आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 100%, जो कि कितनी है 16,000 है। तो आप 16,000 का 100% लें तो वो अप्लाइड FOH की वैल्यू आ जाती है 16,000। तो अब अप्लाइड FOH हमारे 16,000 है और एक्चुअल वाले FOH कितने हैं 17,480 हैं, ठीक है। तो अब अप्लाइड 16, एक्चुअल 17, तो अप्लाइड कम है तो ये अंडर अप्लाइड है। तो ये टोटल डिफरेंस 1480 जो सा है ये अंडर अप्लाइड FOH है। अब कह रहा है द वेरियंस वाज एनालाइज्ड एंड इट वाज फाउंड टू बी ड्यू टू इनकरेक्ट ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। दिस वेरियंस इज टू बी चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड। ये जो इस वक्त स्टेटमेंट मैंने रीड किया ना, दिस वेरियंस इज टू बी चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसकी वजह से अब हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये चीज़ क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए वहीं पे देखेंगे। अब रिक्वायरमेंट में देखें वो क्या कह रहा है। पहली रिक्वायरमेंट में वो हमसे कह रहा है जी कि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड जो सी है ना वो प्रिपेयर करें 30 जून पे, ठीक है। शोइंग द कॉस्ट एट नॉर्मल एंड एट एक्चुअल, तो ये बात वो ना भी कहे तो जब हमें अप्लाइड और एक्चुअल FOH दोनों दिए हुए हों तो हम लोग पहले CGS जो फाइंड करते हैं वो एट नॉर्मल आती है और बाद में फिर अप्लाइड और एक्चुअल FOH को कंपेयर करके अंडर या ओवर अप्लाइड FOH फाइंड करते हैं। अंडर होंगे तो ऐड कर लेंगे, सॉरी हाँ जी ऐड कर लेंगे, और अगर ओवर होंगे तो लेस कर लेंगे। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल आ जाएगी। तो वो ये कहे ना कहे नॉर्मल और एक्चुअल फाइंड करें, ये करना ही है। और फिर दूसरी रिक्वायरमेंट में वो हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएं, मींस इनकम स्टेटमेंट बनाएं, ठीक, और बैलेंस शीट जो सी है वो प्रिपेयर करें, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो पहले हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट कॉस्ट रिक्वायरमेंट एक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो सी है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 3 लाइन्स यूज़ करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। पहली लाइन में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा अल फतेह कंपनी लिमिटेड। सेकेंड लाइन में जो चीज़ बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, और थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। अब जब हम अपनी CGS बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है बेटे, अपने 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को ऐड करना है।
डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री ओवरहेड को। तो अब इन 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? हमारा पहला एलिमेंट ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल। ये आप इसकी हर क्वेश्चन में मेन हेडिंग देंगे डायरेक्ट मटेरियल के नाम से। अब इस पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की कैलकुलेशन है क्या? सबसे पहले लेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आप देखें ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट साइड पे दी हुई है 31,800, राइट। अब ऐड कर देंगे इसमें हम लोग अपनी परचेजेस को। तो जो परचेजेस हैं वो भी उसने ट्रायल बैलेंस में हमें बताई हुई हैं बेटे। ये देखें कि परचेजेस कितनी बताई हैं, ये मिड में बताई हुई हैं उसने। मटेरियल परचेज 16,520, तो ये बीच में अब हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटे 48,320। ये आंसर कहलाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, 48,320। अब इसमें से हम लेस कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक। तो ये फर्दर इंफॉर्मेशन में पड़ी है नेक्स्ट पेज पे 3,520 रुपीज़, 3,520 रुपीज़। इसको अब आप माइनस करें तो आंसर आ गया 44,800। ये कहलाएगा अब हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आ गया। इसको हम डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड भी कहते हैं और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी कहते हैं। अब पहला एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम अपना सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे। तो वो कौन सा है? ऐड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो अब आप ये देखें ट्रायल बैलेंस में उसने दी हुई है हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की वैल्यू कितनी है। ये लास्ट से 4th पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000। अब मटेरियल यूज्ड में हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 60,800। ये आपके लाएगा अब हमारा प्राइम कॉस्ट 60,800। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम अपना थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे विच इज़ फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। एफओएच आने हैं। अब एफओएच क्वेश्चन में 2 तरह के होते हैं, तो उसने दोनों बताए हैं, एक्चुअल भी बताए हैं और अप्लाइड भी बताए हैं। तो जब अप्लाइड और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दोनों क्वेश्चन में मौजूद हों तो पहले हमें अपने क्वेश्चन में कौन से एफओएच लेने हैं? अप्लाइड वाले लेने हैं। तो अब आप यहाँ लिखेंगे ऐड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो कितने हैं? उसने बताया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 100%। तो अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी थी? 16,000। ये वाली 16,000 का 100% लें, 100/100, तो ये 16,000 ही आ गया। ऐड करें तो आंसर आ गया 76,800। ये कहलाएगी अब हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, या इसे और क्या कहा जाता है? टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, राइट। अब ये जो हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है इसमें हम लोगों ने अपने वर्क इन प्रोसेस को ट्रीट करना होता है। तो हमारे क्वेश्चन में हमेशा वर्क इन प्रोसेस की 2 इन्वेंट्रीज दी होंगी, एक ओपनिंग और दूसरी क्लोजिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। ये ट्रायल बैलेंस में पड़ी हुई है 4,000 लेफ्ट साइड पे, ठीक है, 4,000। ये चौथा 5वां पॉइंट है। ऐड करें तो आंसर आ गया 80,800। ये कहलाएगा अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर है इसमें से लेस कर देंगे हम वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो वो फर्दर इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट पेज पे दी हुई है 2,500। अब इसको माइनस करें तो बाकी आ गया 78,300। ये कहलाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 78,300। अब ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है इसमें हम लोग अपनी फिनिश्ड गुड्स को ट्रीट करते हैं हर क्वेश्चन में। अब फिनिश्ड गुड्स की भी उसने क्वेश्चन में हमें 2 इन्वेंट्रीज बताई होंगी, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे ऐड फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये ट्रायल बैलेंस में पड़ी हुई है लेफ्ट साइड पे 11,700। तो आंसर हो गया बेटे 90,000 रुपीज़। ये कहलाएगा अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 90,000। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है इसमें से हम लेस कर देंगे फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो उसने फर्दर इंफॉर्मेशन में दी हुई है बेटे 10,000। माइनस करें तो बाकी आ गया 80,000। ये कहलाएगी अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में अप्लाइड और एक्चुअल दोनों एफओएच मौजूद है। तो इसलिए ये आंसर क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल, राइट। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल है इसमें हम लोगों ने क्या करना है? अपने एक्चुअल और अप्लाइड एफओएच को कंपेयर करना है।
अंडर अप्लाइड है तो ऐड कर लेना है, ओवर अप्लाइड है तो लेस कर लेना है। तो उसने क्वेश्चन में क्लियरली खुद बता दिया कि ये अंडर अप्लाइड FOH है 1480। तो अब हम यहाँ अंडर अप्लाइड ओवर हेड को ऐड कर देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ लिखेंगे ऐड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये वर्किंग 1 करके फाइंड करने पड़ेंगे हमें। वैसे तो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ 1480, तो यहाँ पे अब हमें लिखना चाहिए था 1480 रुपीज़, ये ऐड होने चाहिए थे अंडर अप्लाइड FOH के नाम से, लेकिन ये हमने 1280 ऐड किए हैं। ये 1280 क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, इस पर अभी हम डिस्कशन करते हैं। वर्किंग 1 इसके लिए होगी। बहरहाल वो 1280 हम यहाँ ऐड करेंगे, 1480 ऐड होने थे असल में, लेकिन ये 1280 ले रहे हैं हम, क्यों, अभी इसकी वर्किंग करते हैं वर्किंग 1 में। तो बहरहाल ये आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल 81,280। अब हम वर्किंग 1 करके देख लेते हैं कि हमारे उसने क्वेश्चन में हमें बताया था कि अंडर अप्लाइड FOH 1480 है, तो हमने 1280 क्यों रखे। अब इसकी वर्किंग करते हैं। ठीक, अब देखें वो जो स्टेटमेंट क्वेश्चन रीड करते वक्त मैंने कही थी कि जी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये देखें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से ऊपर जो स्टेटमेंट थी, दिस वेरिएंस इज टू बी चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड। अब अगर बेटे ये वाली स्टेटमेंट क्वेश्चन में ना होती ना, तो फिर हम 1480 सारे का सारा अंडर अप्लाइड FOH के नाम से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड कर लेते। लेकिन वो कह रहा है ये जो डिफरेंस है ये इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करना है। ठीक है ना। तो अब हमें पहले देखना है कि इंटायर प्रोडक्शन क्या होती है। इंटायर का क्या मतलब होता है, सारी, कंप्लीट, मुकम्मल। ठीक है, सारी प्रोडक्शन। ठीक, तो अब हम देखते हैं हमारी इंटायर प्रोडक्शन बनेगी कैसे। तो ये वर्किंग 1 स्टार्ट हुई बेटे। तो इंटायर प्रोडक्शन कैसे बनेगी बेटे, वो चीज़ें जो हमने बेच दी हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल, देखें ये बेटे कंप्लीट होके बिकी है ना। ठीक है, तो ये भी कंप्लीटेड गुड्स में आएंगी। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो अब वो जो चीज़ें फिनिश गुड्स स्टोर रूम में तैयार पड़ी हुई हैं वो भी तो कंप्लीट हो चुकी हैं, वो भी हमारी इंटायर प्रोडक्शन में आ जाएंगी। फिर इसी तरह जो वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी पड़ी हुई है हमारी, वो जितनी भी पड़ी हुई है वर्क इन प्रोसेस में वो कंप्लीट पड़ी हुई है, तो वो भी हमारी इंटायर प्रोडक्शन में आ जाएगी। तो हमारी इंटायर प्रोडक्शन 3 चीज़ों को मिला के बनेगी। एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल, प्लस फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री दूसरा पॉइंट, और प्लस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये तीसरा पॉइंट। तो अब देखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल कितनी थी, ये पड़ी हुई हमारे पास CGS में 10,000। ठीक है ना, 80,000 सॉरी, ये 80,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल आ गई। फिर इसमें ऐड करना है फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो वो कितनी है 10,000, वो ऐड कर दी हमने। और फिर तीसरा आइटम क्या, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वो कितनी थी, ये पड़ी है 2,500, ये आ गई। अब आप इन तीनों को ऐड करें तो 92,500 आता है। तो हमारी जो इंटायर प्रोडक्शन है वो 92,500 है। तो वो ये कह रहा है कि आपका ये जो 1480 का वेरिएंस था ना अंडर अप्लाइड FOH, वो 92,500 रुपीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इंटायर प्रोडक्शन कहलाती है। हम जो जब CGS बनाएंगे तो हमें फिर इंटायर प्रोडक्शन वाला वेरिएंस वहाँ नहीं रखना है, वहाँ हमने सिर्फ CGS वाला वेरिएंस रखना है। तो CGS हमारी कितनी है, वो 80,000 है। ठीक है, तो वो जो 92,500 की प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड वेरिएंस था 1480, कि वो जो वेरिएंस है क्वेश्चन वाला 1480, वो हमारा किससे रिलेटेड है, वो 92,500 से रिलेटेड है, इंटायर प्रोडक्शन से रिलेटेड। हम चूंकि इस वक्त CGS बना रहे हैं, तो यहाँ हमें जो वेरिएंस रखना है वो सिर्फ CGS वाला रखना है। तो CGS हमारी कितनी है, वो 80,000 है। तो अब हम देखते हैं कि ये CGS का वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखें बेटे ये नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन हुई है, ये पड़ी हुई है, ये। तो यहाँ लिखेंगे बेटे वेरिएंस फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो कैसे आएगा, टोटल वेरिएंस 1480, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई CGS की वैल्यू डिवाइडेड बाई इंटायर प्रोडक्शन की वैल्यू। तो आपका CGS का वेरिएंस आ जाएगा 1280, ये CGS का वेरिएंस है। इसी तरह हम वेरिएंस फॉर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे आएगा, वही टोटल डिफरेंस जो वेरिएंस है वो 1480 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 2500 से, और डिवाइड कर दें इंटायर प्रोडक्शन से, तो ये आ जाएगा 40 रुपीज़। फिर इसी तरह वेरिएंस फॉर फिनिश गुड्स, वो कैसे आ जाएगा, टोटल वेरिएंस 1480 मल्टीप्लाइड बाई फिनिश गुड्स की वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाई इंटायर प्रोडक्शन की वैल्यू 92,500, तो ये आ जाएगा 160। तो अब 1280 CGS का वेरिएंस है, 40 रुपीज़ वर्क इन प्रोसेस का वेरिएंस और 160 रुपीज़ फिनिश गुड्स का वेरिएंस है। तो टोटल वेरिएंस कितना हो गया, 1480।
ठीक, तो अब हमें चूंकि CGS बनाते वक्त सिर्फ CGS का वेरिएंस वहाँ रखना है, तो वो कितना है 1280। तो इसलिए अब हम लोगों ने ये जो आपकी क्वेश्चन की ये जो CGS की वर्किंग 1 में था ना, ये हमने 1480 नहीं रखा, बल्कि कितना रखा है 1280। तो ये आ गया 81,280। ये होगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। ठीक होगी बात बेटे? तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट होगी पूरी। अब आते हैं हम लोग अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। ठीक, तो उसमें उसने हमसे कहा है जी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएं। तो पहले हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं जी। तो यहाँ लिखेंगे अगेन अल फतेह कंपनी लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट और फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000 बी रुपीज़। तो अब जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो सबसे पहले हम इसमें अपनी सेल्स को लेंगे। तो आप देखें ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे सेल्स पड़ी हुई है हमारे पास, राइट साइड पे 1 लाख रुपए। अब इसमें से लेस कर देंगे हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो वो अभी हमने वर्किंग रिक्वायरमेंट 1 में फाइंड की है, कितनी आई थी 81,280। वो माइनस करें तो बाकी आ गया 18,720। ये कहलाएगा अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस कर देते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो अब जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ये दो चीज़ों को मिला के बनते हैं, एक हमारे सेलिंग एक्सपेंस और दूसरे हमारे एडमिन एक्सपेंस। तो अब आप ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट साइड पे लास्ट पे देखें, सेलिंग एक्सपेंस उसने बताए हैं 1200 और एडमिन एक्सपेंस उसने बताए हैं 1020। दोनों को ऐड करें तो यह आ जाएगा 2220। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट 18,720 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2220 माइनस करें तो बाकी आ गया 16,500। ये जो आंसर आया 16,500 ये असल में कहलाएगा आप नेट ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन लिखेंगे नहीं। अब इस नेट ऑपरेटिंग इनकम में हम अपनी अदर इनकम्स को ऐड करते हैं और अदर एक्सपेंस को लेस करते हैं। तो ना क्वेश्चन में कोई अदर इनकम है और ना कोई अदर एक्सपेंस है, तो फिर यही जो 16,500 का आंसर है ना, यही आंसर अब हमारा नेट इनकम बिफोर टैक्स भी कहलाएगा, लेकिन लिखेंगे नहीं। अब इस नेट इनकम बिफोर टैक्स में से हम अपने इनकम टैक्स को माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन में उसने इनकम टैक्स भी नहीं बताया हुआ है, तो इसलिए फिर यही जो 16,500 का आंसर है ये हमारा नेट इनकम भी कहलाएगा। ठीक है, असल में ये नेट ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, लेकिन अब नेट ऑपरेटिंग इनकम से आगे अदर इनकम ऐड होती हैं, अदर एक्सपेंस लेस होते हैं, वो भी नहीं है, तो यही आंसर कहलाएगा नेट इनकम बिफोर टैक्स। अब चूंकि टैक्स भी नहीं है तो यही आंसर कहलाएगा नेट इनकम। तो इसके साथ ही ये हमारी इनकम स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट। अब इसी रिक्वायरमेंट में वो हमसे कह रहा है आप इसकी बैलेंस शीट भी बनाएं। तो अब ये बैलेंस शीट आपके सामने ये देखिएगा, 3 लाइन्स यूज़ करेंगे, अल फतेह कंपनी लिमिटेड, सेकंड लाइन में बैलेंस शीट और थर्ड लाइन में एज ऑन 30 जून 2000 बी। लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे यहाँ पे एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल रुपीज़। तो अब ट्रायल बैलेंस को देखने से हम अपनी बैलेंस शीट को बना लेते हैं जी। तो लें बेटे, बैलेंस शीट में जब बनाएंगे हम तो ट्रायल बैलेंस में पहला पॉइंट है कैश। कैश हमारा एसेट है 28,200, यहाँ आ गया एसेट साइड पे। अकाउंट रिसीवेबल डेटर को कहते हैं, ये भी हमारा एसेट है 41,000। नोट्स रिसीवेबल बिल रिसीवेबल को कहते हैं, ये भी हमारा एसेट है 23,000। मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड, ये तीनों इन्वेंट्रीज हैं हमारी, स्टॉक को कहते हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक है। तो एसेट कौन सा होता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो वो नेक्स्ट पेज पे दी है फर्दर इन्फॉर्मेशन में, तो आप वहाँ से उठाएंगे। तो सबसे पहले मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने बताई हुई है हमें 3,520। फिर वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे तो वो उसने 2,500 बताई है। ये तो इन्वेंट्री की वैल्यू है। अब चूंकि जब हमने वो जो इंटायर प्रोडक्शन वाली डिस्ट्रीब्यूशन की थी तो वहाँ से देखेंगे 40 रुपीज़ जो है वो वेरियंस फॉर वर्क इन प्रोसेस भी आया था 40 रुपीज़। तो 1480 में से 1280 CGS में ऐड हो गया था, ये 40 वर्क इन प्रोसेस में ऐड हो जाएगा और ये 160 फिनिश गुड्स में ऐड हो जाएगा। तो अब वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री ये ले रहे हैं हम लोग। तो 2500 क्वेश्चन में 40 उसका वेरियंस का पोर्शन है, ऐड होकर टोटल इन्वेंट्री आ गई 2540। इसी तरह फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 एडजस्टमेंट में दी हुई है और 160 उसके वेरियंस का पोर्शन है, ऐड करें तो ये आ जाएगा 10,160, राइट। फिर उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी हमारा एसेट है 200। फिर दिया हुआ है बेटे मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो ये भी हमारा एसेट है 93,500। इसको आउटर कॉलम में लिखना चाहिए था लेकिन इनर में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे ये आखिरी पॉइंट पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है, तो 93,500 माइनस 20,000 तो बाकी आ गया 73,500।
राइट। अब इससे आगे चलें तो अब मशीनरी के नीचे दिया हुआ मटेरियल परचेज, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस, ये सारे अब एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट और CGS के आइटम्स हैं, तो वहाँ चले गए हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड हो गई कंप्लीट। अब आते हैं लाइबिलिटीज साइड पे, तो देखें पहला पॉइंट दिया हुआ है नोट्स पेएबल, बिल पेएबल को कहते हैं, हमारी लाइबिलिटी है 3,200। फिर उसके बाद अकाउंट्स पेएबल क्रेडिटर को कहते हैं, लाइबिलिटी है 12,350। फिर टैक्सेस पेएबल हमारी लाइबिलिटी है 2,000। फिर रेंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी है 1,020। फिर सेल्स दिया हुआ है, ले चुके हम। कैपिटल स्टॉक ये हमारी लाइबिलिटी है, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल 1 लाख रुपए। रिटेन्ड अर्निंग, देखें हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग के नाम से पड़ा हुआ है, तो वो अलहदा से शो करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब है? रिटेन का मतलब होता है रखना, ठीक है, अर्निंग रखी हुई अर्निंग, ठीक, तो वो कितनी है 47,050। इसको लिखेंगे इनर कॉलम में, क्यों? इसलिए कि हमें इस साल की नेट इनकम कितनी हुई है, ये अभी हमने फाइंड की है 16,500, तो ये जो हमारी नेट इनकम है फिर 16,500 ये इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा रिटेन अर्निंग 47,050 एड नेट इनकम ऑफ दिस ईयर 16,500, तो ये मिलकर टोटल कितना हो गया 63,550, राइट। अब ये हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड भी जो सी है वो हो गई कंप्लीट। अब आप दोनों साइड्स का टोटल करें तो एसेट साइड पे आ रहा है 182,120 और लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है 182,120, तो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स जो सी हैं वो खुद ब खुद बराबर हो गई। तो इसके साथ ही बेटे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था, सारे पॉइंट्स इसमें, सारी स्टेटमेंट्स उसने मांगी, CGS भी मांगी, इनकम स्टेटमेंट भी मांगी और बैलेंस शीट भी मांगी, तो तीनों स्टेटमेंट्स हमने बना ली, राइट। नहीं जी, ये ख़त्म हो गया।